पीपीएससी अस्त्र अचीवर्स में हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट। अगर हम बात करें कि 2020 में इस पर एक पीवाईक्यू आया हुआ है, डिस्कस द सिग्निफिकेंट स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं सिलेबस में से डायरेक्ट टॉपिक का 11 मार्कर आया हुआ है। तो जो हम लोग अब टॉपिक कवर करने वाले हैं उससे आपका ये क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएगा, और अगर फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी या फिर एक्शन या प्रैक्टिस कह सकते हैं हम, एंड एज ए फील्ड ऑफ स्टडी, हम दोनों देखते हैं। एज एन एक्टिविटी बात करें मतलब एडमिनिस्ट्रिंग अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अफेयर को एडमिनिस्टर करना, प्रशासन करना। एज एन एक्टिविटी अगर देखा जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वह उतना ही पुराना है जितनी की पुरानी पॉलिटिकल सोसाइटी है, और वह को एग्जिस्ट इसलिए करता था पॉलिटिकल सोसाइटी के साथ क्योंकि जो भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे उनको अकम्प्लिश कौन करेगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी, ये उतना ही पुराना है जितनी की पॉलिटिकल सोसाइटी पुरानी है। और अगर हम बात करें एज ए फील्ड ऑफ स्टडी, जैसे कि पॉलिटी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ये एक मोर ऑफ ए रिसेंट डेवलपमेंट है, ओनली 100 ईयर ओल्ड है। इसका जो हम प्रेजेंट जो डेवलपमेंट है वो देखेंगे, जिसको मॉडर्न डेवलपमेंट के अंदर बोलते हैं। जो रिसेंट डेवलपमेंट है जिसको हम लोग ओवरऑल 20th सेंचुरी में मानते हैं, 20th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी 1887 से स्टार्ट होता है, वो तो हम देखेंगे ही, जो कि हमारा मेन कोर टॉपिक है। बट हम ये भी देखेंगे कि एज ए फील्ड ऑफ स्टडी इसका एंशियंट कंटेक्स्ट क्या है, तो हम वो भी देखते हैं। तो अगर हम बात करें ब्रीफ हिस्ट्री बिफोर मॉडर्न इवोल्यूशन, जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो मॉडर्न इवोल्यूशन रहेगा, जिसमें 5 स्टेजेस आएंगी। लेकिन फिर भी हम अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि इसमें से 3 मार्कर बन सकता है, तो हम बात करेंगे कि ब्रीफ हिस्ट्री क्या रही इसकी मॉडर्न इवोल्यूशन से पहले। तो अगर हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट एंड प्रैक्टिस बैकग्राउंड की, एंशियंट टाइम में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उसमें मेंशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एरिस्टोटल का जो टेक्स्ट था पॉलिटिक्स, जो कि एंशियंट वेस्ट के टाइम पे है, उसमें भी मेंशन है। एंड मैकियावेली के द प्रिंस में भी मेंशन है, जो कि मिडिवल वेस्ट का टाइम पीरियड है। अगर हम बात करें 18th सेंचुरी के कैमरलिज्म, ये एक मूवमेंट था जो कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया में आया था। इसके जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्कॉलर थे वो थे जॉर्ज जिंके। इनके टाइम पे सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट आ गया था स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इन्होंने कभी सारा रिसर्च अंडरटुक किया, और इनका जो मेन मोटिव था वो था ट्रेन करना सिविल सर्वेंट को, इसीलिए ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना इंटरेस्ट दिखाते थे। तो आपको एक कैमरलिज्म मूवमेंट भी अपने को याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जहाँ ये आपका टाइम पीरियड होगा 1780, 85, 86, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन होते हैं, वो अपना द फेडरलिस्ट का ऐसे नंबर 72 में मीनिंग और इसको बताते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। एक्चुअली ये द फेडरलिस्ट जो है, ये कई सारे ऐसे पेपर्स थे, 80 to 85 थे। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जिसको अडॉप्ट किया गया था 1789 में, उसके सपोर्ट में कई सारे पेपर्स और ऐसे लिखे गए थे। उसी में से नंबर 72 जो था द फेडरलिस्ट बाय अलेक्जेंडर हैमिल्टन, उसमें मीनिंग और इसको बताया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहली बार। फिर हम बात करते हैं 1812 में प्रिंसिपल्स दे एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, ये एक टेक्स्ट लिखा था चार्ल्स जियान बोनिन ने, जो कि फ्रेंच में था। ये पहला सेपरेट ट्रीटाइज था ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट ओरिजिनेट और डेवलप हुआ जो यूएसए में 20th सेंचुरी में, जैसे कि मैंने आपको बताया लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी। तो रूमिका बासु एक इंडियन स्कॉलर हैं, वो बताती हैं क्या रीज़न थे जिसकी वजह से इसका इवॉल्वमेंट हुआ एज ए सब्जेक्ट। तो ये 4 रीज़न है। नंबर 1, 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ब्रिटेन में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूएसए में, उससे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई थी, तो उनको एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत पड़ी थी, तो इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट का इवॉल्व हुआ। इमरजेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, अब वेलफेयर स्टेट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस तो सब जानते ही हैं। मूवमेंट फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म ड्यू टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पॉइल सिस्टम, अब ये स्पॉइल सिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज में था कि एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपना ही काम कर रहा है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह स्पॉइल सिस्टम बने हुए थे, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो इस वजह से काफ़ी उसके नेगेटिव इंपैक्ट आए, तो उसको रिफॉर्म करने के लिए भी मूवमेंट चल रहे थे। एंड फोर्थ है साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट बाय एफ डब्ल्यू टेलर, कि जब हम लोग थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे। एक्चुअली मोटे मोटे तौर पे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगाने की बात हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इस मूवमेंट के चलते हुए भी ये बात निकल के आई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी जो है वो काफ़ी जरूरी है। तो ये 4 पॉइंट है जिसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में इन द 20th सेंचुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारा मेन कंटेंट है और हमें बॉडी में मेन आंसर में यही लिखना है। तो इसमें 5 फेजेज हैं इवोल्यूशन के। स्टेज 1, जो कि है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, इसका टाइम पीरियड है 1887 से 1926। अब हम देखेंगे कि इसी स्टेज में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन एज ए सब्जेक्ट या डिसिप्लिन वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो बेसिक थीम होगी वो इस
स्टेज की होगी कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से सेपरेट करना है। जो वेरियस स्कॉलर्स हैं जो हम देखेंगे अभी, वो इस बात पे जोर देंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है और इसलिए हमें इसे एज ए सेपरेट डिसिप्लिन देखना चाहिए। तो हम जिसमें नंबर वन बात करेंगे वो है वुड्रो विल्सन। ये वही है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसका टाइटल था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में। इसी ऐसे के द्वारा इन्होंने फाउंडेशन रखी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट सिस्टमेटिक स्टडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो वुड्रो विल्सन है वो हमेशा दो व्यू पॉइंट देंगे। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिक्स से सेपरेट है, एंड सेकंड होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक साइंस है, वो सर्टेन प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसको कि हम लोग यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं इकोनॉमी और एफिशिएंसी को बढ़ा के। तो इन दो प्रिंसिपल के बेस पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एज ए डिसिप्लिन स्टडी करने के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा। विल्सन कहते हैं कि पॉलिटिक्स का काम है पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजन। साथ में विल्सन बिलीव करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है, इसलिए वो कहते हैं कि इसकी सेपरेट स्टडी होनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट आ गए कि एक तो सेपरेट है एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स से, एंड सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है। इसलिए इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एज अ सेपरेट डिसिप्लिन स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद सेकंड स्कॉलर आएंगे फ्रैंक जे गुडनाउ। ये अपनी एक बुक लिखेंगे पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में, जिसमें जो विल्सोनियन लाइन ऑफ थॉट है उसको दोनों ही पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। इनका कहना था कि पॉलिटिक्स जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट विल है, एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज। जिस तरह वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, फ्रैंक जे गुडनाउ को फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। ये भी कहेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट सब्जेक्ट है, उसकी स्टडी भी उसी तरह होनी चाहिए। ये भी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए साइंस है उस व्यू पॉइंट को भी सपोर्ट करेंगे। बाद में अमेरिकन यूनिवर्सिटी और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन दोनों ही इस आइडिया को प्रमोट करेंगे, क्योंकि इनमें से जो एक ऑब्जेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो करना है ट्रेन सिविल सर्वेंट्स को। तो इस वजह से पॉलिटिकल साइंस का ही वो एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए जो पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है वो भी इस बात पे एग्री कर देगी कि चलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आप सेपरेट स्टडी कीजिए। फाइनली हमारे थर्ड स्कॉलर आएंगे एल डी वाइट, जो कि अपनी एक बुक लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में। इसे कहा जाता है फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मेन हमको स्टेज वन में याद रखना है कि थीम क्या है। थीम दो है, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिक्स से अलग है, एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस भी है। और इसके जो मेन प्रोपोनेंट रहेंगे वो आपको तीनों याद रखने हैं, वुड्रो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनाउ एंड एल डी वाइट। चलिए बात करते हैं स्टेज सेकंड, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से 37। इसी को कहा जाता है गोल्डन इरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऐसा क्यों? यहाँ पर हमको याद रखना है कि डब्ल्यू एफ विलोबी, जो कि अपना एक टेस्ट लिखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में। इसमें ये फोकस करेंगे कि देयर आर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल, कुछ ऐसे फंडामेंटल मौलिक प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, जो कि एफिशिएंसी और इकोनॉमी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रैक्टिस उसकी बढ़ा सकते हैं। देयर फॉर इट इज ए साइंस। तो अब जब बात आ गई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए साइंस है, तो फिर तो उसकी स्टडी बहुत व्यापक रूप में होनी चाहिए, इसीलिए फिर हम उसको कहते हैं गोल्डन ईरा। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एडवोकेसी एज ए सेपरेट सब्जेक्ट वो अपना जेनिथ को रीच करेगी जब गुलिक एंड उर्विक अपने पेपर्स लिखेंगे ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में। तो आपने देखा जो स्टेज वन है उसका मेन फोकस है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिक्स से अलग है, पर वहाँ पर साथ ही में जो हमारे वुड्रो विल्सन है वो यह बात भी करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस भी है। लेकिन जो साइंस का मेन फोकस है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है वो स्टेज टू में आएगा, जिसके हमें दो स्कॉलर्स याद रखने हैं, एक डब्ल्यू एफ विलोवी जो लिखेंगे अपना प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड गुलिक एंड उर्विक जिनका है पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेज थ्री की हम बात करें, इसका टाइटल है एरा ऑफ चैलेंजेस। इसका टाइम पीरियड है 1938 से 1947। अब बेसिक इसकी थीम ये है कि जो दोनों प्रिंसिपल्स थे जिसके बेस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट इसकी सेपरेट स्टडी की एडवोकेसी हो रही थी, जो कि था कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स से अलग है, एंड सेकंड देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू इनहांस इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों ही पॉइंट्स को चैलेंज कर दिया जाएगा। बोथ डिफाइनिंग पिलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज। एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स बिकॉज जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पॉलिसी फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखते होंगे आज भी जो सेक्रेटरीज होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट देते हैं पॉलिसी फॉर्मेशन में। एंड सेकंड पॉइंट है कि जो प्रिंसिपल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के उनको भी चैलेंज कर दिया गया। ये कहा गया कि ना कोई उनकी साइंटिफिक वैलिडिटी है और ना ही कोई इनकी यूनिवर्सल रिलेवेंसी है। जैसे हमने देखा था एक पोस्ट कोर व्यू जो कि लूथर गुलिक द्वारा दिया गया था, तो हमने उसमें बात किया था कि ये टेक्निक्स ओरिएंटेड है। तो इसका मतलब ये हर ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कंसिडर नहीं करता है, तो इसलिए उसको भी मैकेनिस्टिक व्यू बताया गया था कि देयर आर नो सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और अप्लाइड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स अलग हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन की इश्यूज अलग हैं, वो अलग अलग सर्विसेज हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो अलग होगा। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो थोड़ा ह्यूमन रिलेशन बिहेवियरल पे होना चाहिए। हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग होती है, उसके सोचने का तरीका अलग होता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग हिसाब से करेगा। तो उस बेसिस पे इसको चैलेंज किया गया। पे लिखा प्रिंसिपल अप्रोच वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड एज ए मैकेनिस्टिक अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस।
कि यहाँ पे निग्लेक्ट हो रहा है सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किस तरह के लोग उसमें काम कर रहे हैं। और हर्बर्ट साइमन जो कि अगेंस्ट हैं पब्लिक एडमिशन को ऐसे साइंस बताने के, वो ये कहेंगे कि कोई प्रिंसिपल नहीं होते एडमिनिस्ट्रेशन के। वो एक टेक्स्ट लिखेंगे अपना, द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो प्रिंसिपल को जस्ट इंग्लिश के प्रोवर्ब्स की तरह बताएंगे। वह बताएंगे कि हमें बिहेवियरल अप्रोच पे काम करना चाहिए, और साथ ही में ये पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी को भी रिजेक्ट कर देंगे। तो अब हम देखेंगे एक और स्कॉलर है रॉबर्ट दाल। वह कहेंगे कि कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ये नहीं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक जैसा है। देखिए आपकी डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे काम करता है, डेवलप्ड कंट्री में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करता है, उनको कंपैरिजन कीजिए, उनके अच्छे अच्छे पॉइंट निकालिए और फिर उसको आगे अप्रोच कीजिए। तो कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे सेपरेट नहीं है कि बस यही है, यही इसके प्रिंसिपल है। इसलिए कहते हैं कि क्रॉस कल्चरल स्टडी होनी चाहिए, अलग अलग कल्चर में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग कंट्रीज में, उसके हिसाब से फिर हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन डालना है, वो अच्छे अच्छे पॉइंट को मैनेज करना है। तो कोई यूनिवर्सल नहीं है। अब हम बात करेंगे स्टेज 4 जो कि है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, जिसका टाइमलाइन है 1948 से 1970। अब इस स्टेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ऑलरेडी हमने देखा था थर्ड स्टेज में क्राइसिस है, दोनों ही जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनको चैलेंज कर दिया गया है। तो अब इस स्टेज में आइडेंटिटी की क्राइसिस हो जाएगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट अपनी आइडेंटिटी खो देगा, वो मर्ज हो जाएगा अदर लार्जर फील्ड के साथ। जैसे कि हमने देखा था रिजेक्शन हो गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी का, दोनों अलग नहीं है, सेम ही है। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स का पार्टी है, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स थे, कुछ तो पॉलिटिकल साइंस में चले जाएंगे वापस, एंड कुछ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की तरह चले जाएंगे। इसी को इसलिए बोलते हैं स्टेज ऑफ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, कि जो स्कॉलर्स हैं वही उस फील्ड को छोड़ गए और अलग अलग फील्ड में चले गए। साथ में अदर डेवलपमेंट भी होते हैं यहाँ पर, जैसे कि कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने देखा था रॉबर्ट दाल द्वारा प्रमोट किया जा रहा था, उसका भी ग्रोथ हुआ। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये भी हम देखेंगे, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये 1950-60s में ओरिजिनेट होता है, डेवलपिंग कंट्रीज पर फोकस करता है, तो वहाँ पर फोकस चला गया। एंड इकोलॉजिकल अप्रोच, इन्वायरमेंटल अप्रोच भी इसमें आ गई। तो ये अदर कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व होने लगे। तो इसके द्वारा ये पता चला कि पब्लिक एडमिशन ऐसे कोई साइंस नहीं है, उसकी अलग अलग तरीके से स्टडी की जा सकती है और उसके अलग अलग कंपोनेंट हैं, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर अप्लाई किए जा सकते हैं। आएंगे स्टेज 5 की, जो कि पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जो 1971 से कंटिन्यू कर रहा है। इसी के जो मॉडर्न दो रूप हैं, जो कि है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये दोनों हमारे सिलेबस का पार्ट है। इन दोनों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो मेन पर्सपेक्टिव है वो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिसी एनालिसिस, पॉलिसी मेकिंग सब मिक्स होना चाहिए। और पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हर लेवल पे काम करने चाहिए। तो इनका जो मेन फोकस था वो था वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के लिए काम करो, वेलफेयर पर फोकस होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन की साइंस पे इतना फोकस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोग्रामेटिक कैरेक्टर, जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से चीज़ों को ट्वीक किया जाए। और इसके वजह से सोशल रिलेवेंस भी आया और इसका एक्सपाउंड हुआ। जैसे कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करेंगे क्लाइंट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी, कि लोगों से पूछा जाए आपको कब, कहाँ, कैसे, किस तरह की सर्विसेज चाहिए। उसी में फिर हमारा आएगा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जिसमें कि लोगों को एज ए कस्टमर ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो पर्सपेक्टिव है लोगों के प्रति, कि उनकी राय ली जाए, उनका पार्टिसिपेशन दिया जाए, तो वो जो है वो अब चल रहा है। तो ये हमारे 5 स्टेजेस हो गए। इसी में 11 मार्कर जो आया था, आपको सारी ही स्टेजों को शॉर्ट शॉर्ट करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिन स्कॉलर ने जो कहा है और जो मेन थीम है वो लिखना है। अब हम बात करेंगे कि हमारा लास्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। एज सच सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट ये हमें पता भी होना चाहिए और आ भी सकता है 5 मार्कर में या 11 मार्कर में भी आ सकता है। तो हम उसका एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह पढ़ रहे हैं। तो हम बात करें 1930s में, लखनऊ यूनिवर्सिटी ये पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने कि एक फुल कंपलसरी पेपर स्टार्ट किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन एमए पॉलिटिकल साइंस सिलेबस में। उसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी 1937 में पहली यूनिवर्सिटी बनती है जो कि एक डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद नागपुर यूनिवर्सिटी 1949 से 50 के बीच में पहली यूनिवर्सिटी बनती है जो एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट बना देती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इस वजह से इसको फुल एकेडमिक लेजिटिमेसी मिल जाती है। और जो डिपार्टमेंट बनता है उसको हेड करते हैं डॉक्टर एम पी शर्मा। ये पहले प्रोफेसर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इन इंडिया। इन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हायरार्की के बारे में, स्पान ऑफ कंट्रोल के बारे में, अथॉरिटी के बारे में, वो भी हम कभी देखेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ इसमें पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1954 में न्यू दिल्ली में। ये बनाया जाता है पॉल एच एप्पलबी रिपोर्ट। जब आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो ये काफ़ी कुछ कमेंट करते हैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर। और ये आज के टाइम में न्यूक्लियस है एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च, और ये नॉलेज भी डिसिमिनेट करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इसका जो जनरल है उसके थ्रू, जिसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें कि इसको इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना दिया गया यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 1987 से। तो इस वजह से इसको काफ़ी पावरफुल इंपेटस मिला सब्जेक्ट की स्टडी में। और आज के टाइम पे करीबन 50 यूनिवर्सिटीज़, हंड्रेड्स ऑफ कॉलेज एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो पढ़ा रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में इंडिया में। टॉपिक था इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट। उसकी हमने पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ कर ली है। आपको इन्हीं पॉइंटों को रिवाइज करना है और अच्छे से याद कर लेना है। फ्रेंड से आपका 2020 का पीवाईक्यू आराम से कवर हो जाएगा।
और जो फ्यूचर में कोई क्वेश्चन अगर एक्सपेक्टेड है वो भी आसानी से टैकल हो सकता है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ऐसे ही अब हम धीरे धीरे सारे ही टॉपिक को कवर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।